हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है मेरी थाई यात्रा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सैर कर दुनिया की गालिब की तर्ज पर तय हुआ कि इस बार सितावकाश में विदेश की यात्रा की जाए, पर कहाँ? यह प्रश्न स्वाभाविक था। अनेक सुझाव थे, सबको सुना। सोच विचार के बाद तय हुआ कि इस बार हम थाईलैंड की यात्रा करेंगे। कुछ तो थाई प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का जादू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, साथ ही इस स्थान के चुनाव में मौसम की भी अहम भूमिका रही। पर्यटन की दृष्टि से थाईलैंड जाने का सर्वोत्तम समय नवंबर से फरवरी माना जाता है। यहाँ मई से अक्टूबर तक वर्षा और नवंबर से अप्रैल तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। सितंबर अक्टूबर तो सर्वाधिक बरसने वाला महीना है। इस मौसम में सैलानियों को वहां न जाने की हिदायत ही है। यात्रा करने की सारी तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। तैयारियों के साथ ही थाई को देखने की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होने लगती है। 25 दिसंबर के सुबह 8:45 में लगभग दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारे विमान ने उड़ान भरी और हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। कुछ ही समय में बादलों में भी ऊपर उड़ान भरते समय रंग और रूप बदलते आकाश लोक को देख मन विस्मित हो रहा था। और बादल कभी सफेद रुई जैसे लगते थे तो कुछ विशेष आकृतियों के ढले ऐसा लोक बनाते जहां लगता शायद परियों की दुनिया बसी हो, जो बचपन में दादी हमें कहानियों में सुनाती थी। थाईलैंड के समयानुसार हम दोपहर 2:30 पर बैंकॉक हवाई अड्डा पहुंचे, जो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा थी। लगभग 1 घंटे में वीजा लगने पर हम हवाई अड्डे से बाहर आए। जब हम वहां पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वीज़ा और काम होता है वो 1 घंटा लगभग लगा। 1 घंटे के बाद हम हवाई अड्डे से बाहर आए और टैक्सी से पटाया के लिए रवाना हुए। 25 दिसंबर का दिन था, अतः प्रभु ईसा मसीह का जन्म के अवसर पर बैंकॉक की सजावट देखने वाली थी। एयरपोर्ट पर क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज बड़े दिन का स्वागत कर रहे थे। 2 घंटे की यात्रा में हमने आसपास की इमारतें, खेत, अनानास, खजूर तथा फलों के हरे भरे वृक्ष और शाम के लगभग 5:30 बज चुके थे। 5:30 बजे हम पट्टिया पहुंचे। समुद्र तट निकट होने के कारण वहां सड़कों के किनारे पर अत्यधिक मात्रा में सी फूड नजर आ रहे थे और शुद्ध शाकाहारी होने के कारण हमारे मन में थोड़ी चिंता थी कि हम खाएंगे कहाँ। बट अचानक हमें पता चले कि भारतीय पर्यटकों की बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और रहने के कारण यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजनालयों की कमी नहीं। और जैसे ही हम पटिया पहुँचे उसके बाद हम अल्कजार केवरेट देखने के लिए तैयार होने लगे। हमने सुना था कि पटिया में आने वाले अल्कराज केवरेट देखने जरूर जाते हैं। वहाँ का जो नृत्य और संगीत है वो बहुत प्रसिद्ध है। नृत्य संगीत से सजे इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी, इसमें अधिक पाया गया था। सचमुच नृत्य संगीत की भाव भंगिमाएं मन को भा रही थी। कार्यक्रम के दौरान एक जगह हिंदी फिल्म गीत पर नृत्य की प्रस्तुति से विदेश में देश का आभास हो रहा था। हमें लग ही नहीं रहा था वहाँ जाके कि हम विदेश में आए हैं। और हम वहाँ से तो घूम कर आ गए। उसके बाद अगले दिन हमारा समुद्र यात्रा पर जाना तय हुआ। यहाँ के कोरल आइलैंड पर पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद उठाया। डीप सी वॉकिंग काफ़ी रोमांचक भरा था। समुद्र के नीचे उतरने से पूर्व एक हाथ में दस्ताना पहनने को दिया गया और 5 या 6 लोग के समूह मतलब साथ में मिलकर हमने समुद्र के नीचे उतरकर खूब सैर किया, खूब मस्ती किया। अद्भुत नज़ारा था। ढेरों जलीय जीव इर्द गिर्द थे।
कोरल थे, छोटी छोटी मछलियाँ काफ़ी मात्रा में थीं, जिन्हें दस्ताना पहनने हाथ से हम क्या खिलाए जा रहे थे, ब्रेड खिलाए जा रहे थे, और ये सब करके हम भरपूर आनंद ले रहे थे। अप्रैल 1961 में वियतनाम के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध में भाग लेने वाले लगभग 100 सैनिकों की टोली यहाँ आराम करने आई। तभी से ये स्थल पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अनुमान है कि यहाँ हर साल 5 लाख के करीब लोग आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ चर्चित है। और समुद्री यात्रा से लौटकर हम दोपहर के भोजन के लिए गए। दोपहर के भोजन के लिए हम लोग जेम्स गैलरी देखने गए। उसके बाद वहाँ हमें बहुमूल्य रत्नों के बारे में जानकारी दी गई, और उसके बाद नोंग नुच गांव देखने गए, जहां हमने थाई संस्कृति को निकटता से नोंग नुच गांव से लौटते समय थाई संस्कृति की दिलो दिमाग में छा गई। अगले दिन पट्टिया में हमने 2 विशेष स्थल देखे। पहला अंडर वाटर वर्ल्ड और दूसरा 3D आर्ट गैलरी। लगा पट्टिया आना समर्थ हो गया। दिल सोचने को विवश हो गया। हम सोचने लगे कि जाने क्यों थाई प्रदेश की युवाओं नवविवाहितों के लिए पर्यटक स्थल माना जाता है। मतलब नए जोड़ों के लिए, जिनकी नई शादी होती है, उनके लिए नए स्थल माना जाता है, जबकि यहाँ बच्चों के लिए रुचिकर स्थलों का भरमार है। अंडर वाटर वर्ल्ड से आरंभ में तालाब था, जहाँ मछलियों को बोतल से उनका पेय पिलाते हुए लगा मानो छोटे बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। भीतर गए तो दंग रह गए। अपने चारों तरफ तथा ऊपर कांच के समुद्री जीव जलों को तैरते हुए देखकर इतना अच्छा लग रहा था। जलीय जीव को कितना निकट आके इतना अच्छा लग रहा था, मानो मतलब संसार की सारी खुशियाँ मिल गई हों, जो हमारी दुनिया से एकदम अलग किस्म का लग रहा था। किंतु मानव बुद्धि की जीत का क्या कहना। कभी वह समुद्र की गहराई में उतरती है तो कभी अंडर वाटर जैसे पर्यटक स्थल बनाकर जलीय जीवों के संसार में भ्रमण कर रही थी। वहाँ पे जो लोग थी, ये सब देखते देखते करते रात्रि के लगभग 9 बजे हम अपने होटल पहुँचे। लेटते ही थकान के कारण आंख लग गई। अगली सुबह जल्दी उठे। यहाँ से बैंकॉक भी लौटना था हमें, और बैंकॉक पहुंचकर हम बुद्ध मंदिर गए। महात्मा गांधी की स्वर्ण निर्मित बैठी और लेटी हुई मूर्तियों के दर्शन किए। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में जाने से पूर्व कपड़ों का विशेष ध्यान रखा जाता था, क्योंकि यहाँ विशेषतः महिलाओं के लिए छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः धर्म और राजतंत्र थाई संस्कृति के 2 स्तंभ थे। ये दोनों यहाँ की दैनिक जिंदगी के हिस्से थे। यहाँ बनी इमारतों के बाहर छोटे छोटे मंदिर बने थे, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं। दिन हमने यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध मरीन पार्क एवं सफारी देखा। मरीन पार्क में और गेटन शो, सी लायन शो, डाफलिन शो में प्रशिक्षित जलीय जीवों के करतब देखकर बड़ों और बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। डाफलिन शो में प्रशिक्षित डाफलिन का पानी के ऊपर उछल आना, गेंद से खेलना, अपने ऊपर सवारी करवाना अत्यंत रुचिकर था। शो आरंभ होने से लगभग आधा घंटा पूर्व थाई संगीत चल रहा था कि अचानक हिंदी गीत "ये देश है वीर जवानों" का चल पड़ा। भारतीय पर्यटकों ने इस गीत का बहुत अच्छे से स्वागत किया। वैसे भारत में रहते हुए लगता है कि यहाँ अंग्रेज का शव बढ़ता जा रहा है, जिससे हिंदी पीछे छूट रही है और हिंदी का भविष्य चिंता का विषय लगता है। किंतु थाईलैंड में जाकर यह अनुभव हुआ कि थाई लोग वहाँ आने वाले हिंदुस्तानी पर्यटकों के कारण हिंदी सीखने में रुचि लेने लगे हैं। डाफलिन शो, सी लायन शो के दौरान पकड़ो पकड़ो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो जैसे हिंदी शब्द प्रयोग इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। पटिया में समुद्री यात्रा के दौरान गाइड को हिंदी के कुछ शब्द का प्रयोग करते देख मेरे पति ने उससे कहा, आप हिंदी भाषा जानती हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, छोटा छोटा। उसके अशुद्ध शब्द प्रयोग पर हंसी अवश्य आई, किंतु उसके हिंदी रुझान में हमें उनके प्रति गर्वित किया।
थाई यात्रा से पूर्व मेरी बिटिया ने थाई भाषा सीखी ताकि विदेश में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, और जब थाई लोगों से बातचीत में वह थाई भाषा का थोड़ा भी प्रयोग कर देती तो उसकी मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। अपनी सभ्यता उसके हृदय में उतारने के उद्देश्य से मुलाकात के समय मैंने थाई के लोगों को नमस्ते कहा तो आश्चर्य की सीमा ने न रही यह देखकर कि उन्होंने प्रतिक्रिया में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते या शुक्रिया उत्तर दिया। वहाँ सड़क के किनारे सी फूड बेचती स्त्रियां, होटल में साफ सफाई करते ड्राइवर, गाइड के रूप में स्त्रियां देखकर अच्छा लगा। बैंकॉक और पटिया के अतिरिक्त फुकेट और चियांग माई भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फुकेट थाईलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ बाजार, मंदिर, चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखा जा सकता है। चियांग माई में 300 से अधिक मंदिर हैं। यहाँ रात्रि बाजार, उद्यान, सुंदर संग्रहालय भी है, किंतु समयाभाव के कारण हमारे पास समय कम था, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं देख पाए। थाई यात्रा एक बात में मुझे परेशान किया, वह थी थाई करेंसी बाट के समक्ष रुपए की कमजोर स्थिति। वहाँ 100 बाट देने का अर्थ है भारत में 200 रुपए देना। उस समय लगा कि कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की करेंसी विश्व स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर जाए। बैंकॉक से लौटने पर वहाँ बिताया हर पल ताज़ा है और हमेशा रहेगा। यात्रा में मनोरंजन, धर्म, संस्कृति, दर्शन, रोमांच, देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान सभी कुछ हुआ था। तो बच्चों